हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात की थी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लिखा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो प्लॉट किया, वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो प्लॉट किया हमने। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो प्लॉट किया। फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो हमने देख लिया। फिर उसके बाद कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हमने किए, जिसमें स्प्रिंग मास सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके बाद सिंपल पेंडुलम, फिर कंपाउंड पेंडुलम, फिर टॉर्शनल पेंडुलम, फिर बाइफिलर द्वितंतु दोलित्र। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन माने जिसमें इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो। एलसी ऑसिलेशन से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप देखें। जैसे ये कैपेसिटर, इसकी हल्का सा प्रॉपर्टी का बारे में हमें आइडिया लग जाए। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जितना बैटरी का ईएमएफ उसके इक्वल चार्ज हो गया। अब अगर ये बैटरी हम हटा दें, बैटरी हटा दी, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैपेसिटर ऐसा हो गया। बैटरी अगर हमने हटा दी तो जो चार्ज इस कैपेसिटर पर लगा हुआ है, बना स्टोर्ड है, वो चार्ज बना रहेगा इस पर। अब हम क्या करें, एक कंडक्टिंग वायर लें, उसको कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जोड़ दें। तो इनके बीच में चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये चार्ज इधर से इधर फ्लो होगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा, और फ्लो होगा, इसको न्यूट्रलाइज होगा। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाए। ये जो वायर हमने यूज किया, चूंकि बहुत गुड कंडक्टिंग है, तो ये जो प्रोसेस है डिस्चार्ज वाला, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये कैपेसिटर, इसको हमने फुल चार्ज कर दिया वापस से। अब की बार हमने दोनों प्लेट्स को एक रेजिस्टेंस वायर से जोड़ दिया। क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, तो चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज अगर मूव कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इस चार्ज के फ्लो की रेट को रजिस्ट कर रहा है। इसका मतलब करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है, डिस्चार्ज का जो प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगा। पहले अगर कंडक्टिंग वायर था, बहुत क्विक प्रोसेस था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस वायर हम लगा रहे हैं, ये प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आर का वैल्यू इंक्रीज कर दें तो ये प्रोसेस और स्लो हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज होता है ये ग्राफ इस तरह का आता है, चार्ज वर्सेस टाइम। अगर रेजिस्टेंस वैल्यू और इंक्रीज कर दें तो ये ग्राफ आ जाएगा ऐसा डॉटेड वाला। नेक्स्ट केस देखिए, ये जो कैपेसिटर है, इसको हमने वापस पूरा चार्ज कर दिया। अब की बार हमने वायर नहीं लगा के हमने एक कॉइल लगा दी, इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल लगा दी तो क्या होगा, इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि ये कोई भी करंट में वेरिएशन का अपोज करता है, इस अपोजेस एनी चेंज इन करंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वजह से चार्ज इधर से इधर फ्लो होना चाहेगा। चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो उतना ही ज्यादा होगा चार्ज के फ्लो होने की रेट। अब ये चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, तो ये जो इंडक्टर कॉइल है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है अगर करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जो उस कॉज का अपोज करेगा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज की जो रेट है उसको स्लो करेगा।
ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते मान लो इस तरह की पोजीशन आ गई, कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया और करंट उस केस में इस तरफ फ्लो हो रही थी। अब चूंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया तो करंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी ये जो करंट फ्लो रही है इसकी वैल्यू कम होना चाहिए। करंट की वैल्यू अगर कम होगी तो इसमें फ्लक्स चेंज होगा, तो इंडक्टर ये कोशिश करेगा करंट के कम होने का अपोज करेगा, करंट के कम होने का भी अपोज करेगा। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये करंट फ्लो होती रहेगी, कब तक फ्लो होती रहेगी, जब तक ये कैपेसिटर कि ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव नहीं हो जाए। करंट फ्लो, चार्ज फ्लो हो रहा है इधर से इधर, कब तक, जब तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। अब करंट का वैल्यू 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल, अब करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। करंट यूं फ्लो होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब भी करंट का डायरेक्शन ये वाला होगा। और फिर इसके बाद ये कैपेसिटर वापस से इस तरफ चार्ज, ऐसा चार्ज। इसका कहने का मतलब क्या होगा, अब ये सारी चीज को एक साथ देखो, यहां से कैपेसिटर इनिशियली ऐसा चार्ज था, फिर इधर से इधर करंट गया, फिर वापस इधर से इधर ये करंट जा रहा है, फिर करंट चार्ज इधर से इधर जा रहा है, करंट इधर जा रही है मतलब चार्ज इधर जा रहा है, और ये इस तरह वापस इनिशियल पोजीशन में आ गया। तो इस कंप्लीट साइकिल में चार्ज इधर से इधर चल रहा है, फिर इधर से इधर चल रहा है, फिर इधर से इधर चल रहा है। इसको बोलते हैं चार्ज मूव कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर हो गया, विद्युत दोलित्र, जिसमें आवेश दोलन कर रहा है। अब अगर इसका इक्वेशन मोशन लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एलसी सर्किट किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर इस पर चार्ज है Q, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो मान लो I। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो गया माइनस di/dt। किरचॉफ लॉ से ये वोल्टेज होगा Q/C के इक्वल। इसका मतलब ऐसा लिख सकते हैं di/dt प्लस Q/LC इक्वल 0। I को लिख सकते हैं dQ/dt, तो ये हो जाएगा d2Q/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर Q इक्वल 0। यहाँ हमने ये लिया ओमेगा इक्वल टू 1/LC। L कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। ये जो इक्वेशन, ये बिल्कुल पॉपुलर इक्वेशन हो गया SHM का। इसका पीरियोडिक टाइम का वैल्यू हो जाएगा T इक्वल टू 2π/ओमेगा टू पाई रूट LC। ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस तरह, Q इक्वल टू Q0 sin ओमेगा t। इसका ये जो चार्ज है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अगर करंट निकालना चाहें I इक्वल टू dQ/dt, तो Q0 ओमेगा cos ओमेगा t। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। अब अगर हम इसमें एनर्जी निकालें तो कैपेसिटर में किसी पर्टिकुलर टाइम पर एनर्जी, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखेंगे। यह चीज देखेंगे कि जब इनिशियली हमने कैपेसिटर को इस पोजीशन में रखा था तो इस कैपेसिटर के अंदर सारा जो एनर्जी था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, विद्युत क्षेत्र के रूप में ये सारी ऊर्जा संग्रहित है। जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो कैपेसिटर के अंदर ऊर्जा 0, सारी करंट इसमें फ्लो हो रही है तो सारी जो ऊर्जा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी होगी। यहाँ
सारी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में इस तरह से होगी, यहाँ सारे एनर्जी ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये वापस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो होती है Q²/2C। Q का वैल्यू यहाँ से रख दो, Q0²/2C sin² ωt। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी होती है वो होती है ½LI²। आई का वैल्यू यहाँ से रखो, ½LI² का मतलब हो गया Q0² cos² ωt। टोटल एनर्जी लिखनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर दो, Q0²/2C sin² ωt। ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी होगी ½ L Q0², ω² को लिख सकते हैं 1/LC cos² ωt। ω² की वैल्यू ये ω² 1/LC, ये हमने यहाँ रखे हैं। तो Q0²/2C ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा sin² ωt प्लस cos² ωt। इसका मतलब टोटल एनर्जी वही होगी इस कैपेसिटर जो इनिशियली कैपेसिटर के अंदर थी। कैपेसिटर को प्रारंभ में जो हमने ऊर्जा दी है Q0²/2C, वही ऊर्जा इसके अंदर संग्रहित है। जब ये सारी ऊर्जा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी अगर जीरो हो जाती है तो सारी ऊर्जा मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हो जाएगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो कुल ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, यानी कुल ऊर्जा का मान कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास हो गया एलसी ऑसिलेशन। अब एलसी ऑसिलेशन में अगर हम चार्ज के मोशन की बात करें तो हम इस तरह से कहते हैं, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। मान लो ये जो इंडक्टर है वो प्योर इंडक्टर नहीं हो, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी अगर है, तो क्या हम लिख सकते हैं कैपेसिटर के साथ इंडक्टर, इंडक्टर के खुद का कुछ रेजिस्टिविटी होगी तो R, ऐसा हो गया। अब अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज किया और छोड़ दिया तो क्या होगा, ये इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, चार्ज ऑसिलेट करेगा। लेकिन अब की बात सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, तो हर बार जब भी इसमें से करंट फ्लो होगा इसमें से हीट एनर्जी रेडिएट होगी, हीट एनर्जी निकल रही है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कम होता जाएगा। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्पिंग। इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, अवमंदित दोलन। रेजिस्टेंस अगर हमने लगा रखा है तो ये अवमंदित दोलन हो गए, रेजिस्टेंस अगर नहीं होगा तो फ्री ऑसिलेशन, मुक्त दोलन बोलते हैं। ये जो एलसी ऑसिलेशन है जिसको इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी बोलते हैं, इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें मैकेनिकल ऑसिलेटर के साथ, तो मैकेनिकल ऑसिलेटर में जो काम इनर्शिया करता है वो काम इस इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में इंडक्टर कर रहा है। जो काम इलास्टिसिटी करता है वो काम यहाँ कैपेसिटर कर रहा है।
तो इलास्टिसिटी 1/c, कैपेसिटी 1/c। तो इनर्शिया माने जो मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। ये भी करंट में वेरिएशन का अपोज करता है उसको बोलते हैं ये इनर्शिया। ये इलेक्ट्रिकल इनर्शिया हो गया, विद्युत जड़त्व हो गया, और मैकेनिकल इनर्शिया माने मास जनरली ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एलसी ऑसिलेशंस हो गया। अब हमारे पास एक पॉइंट बचता है फर्स्ट यूनिट में, इंटरफेरेंस। दो सरल आवर्त गतियों का व्यतिकरण होता है तो उनमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये कैसा होगा, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।